सर्वप्रथम आप सभी प्रतियोगी मित्रों का एडुओरिका के लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से जीवन कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के अन्य सदस्यों की भी देखभाल प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ प्रीवियस वीडियो लेक्चर के जरिए हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने की शुरुआत की थी और इंग्लिश लैंग्वेज के फंक्शनल लेवल पर जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैं, उनमें से हम लोगों ने नाउन को सीखने समझने की शुरुआत की थी। हम लोगों ने नाउन के बारे में उसकी डेफिनेशन कैसी होती है और उसके क्लासिफिकेशंस के कौन कौन से आधार हैं और उन क्लासिफिकेशंस के आधार पर, उन वर्गीकरण के आधार पर विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले अनेकों प्रकार के नाउन के संबंध में हम लोगों ने बेहतरीन चर्चा की थी। हम लोगों ने ये बातें जान रखी है कि भाई नाउन का उपयोग किस बात के लिए किया जाता है और किस शब्द को अगर वो नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करता है तो किस शब्द को किस कैटेगरी के अंतर्गत या फिर किस सब कैटेगरी ऑफ नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। हम लोगों ने नाउन के संबंध में जब सारी जानकारियां हासिल कर ली है तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ साथ हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के एक और बेहतरीन और खूबसूरत एलिमेंट को पढ़ने की शुरुआत करते हैं, जिसे हम लोग प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। क्योंकि अगर हम लोग प्रोनाउन शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसी के साथ साथ हम लोग नाउन शब्द का भी उच्चारण करते हैं। तो आपने एक अंदाजा लगा लिया होगा कि जो प्रोनाउन के शब्द हैं उनका उपयोग नाउन से ही संबंधित कुछ विभिन्न प्रकार के उपयोगिता के आधार पर इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया गया होगा। तो अगर हम लोग बात करें आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन की, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के एक बेहतरीन एलिमेंट प्रोनाउन को पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय के बर्बादी के आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और प्रोनाउन क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन कैसी है और उनके प्रकार क्या क्या हैं और उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या उपयोगिता है, इन सभी तथ्यों को सीखने और समझने के साथ साथ प्रोनाउन के संबंध में अपने नॉलेज को पहले से अधिक बेहतर और परिष्कृत करने की शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, जो आज के वीडियो लेक्चर की मैं बात करूं तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं प्रोनाउन। अगेन किसी भी टॉपिक पर जाने के पहले मैं आपसे वही अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ पेन और पेपर लेकर के बैठे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको इन डेप्थ और डिटेल में यहाँ पर मिलेंगी। क्योंकि आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 4, 5 या 6 कदम आगे बढ़ चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके पूर्व मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में 6 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रखी है जो नाउन की लर्निंग को नियर अबाउट 90% तक कंप्लीट कर देती हैं। यानी आप अगर नाउन के संबंध में कुछ बातें हैं जो आप फर्दर सीखना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस के बाद में वो बातें सीखने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं महसूस होगी। तो अगर आज के इस वीडियो सेशन की मैं बात करूं तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रोनाउंस को, और प्रोनाउंस के बेसिक क्या हैं, इन सभी बातों पर हम लोगों का ज्यादा जोर रहेगा। तो जो सबसे पहली और बेसिक बात आपको प्रोनाउन के बारे में सीख लेनी चाहिए वो उसके मीनिंग से रिलेटेड है, या फिर ये कह लीजिए कि जो शब्द आपके सामने दिखाई दे रहा है इस शब्द का इंग्लिश लैंग्वेज में क्या औचित्य है, इसे कहाँ से लाया गया है और इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इन सभी तथ्यों से संबंधित है। तो अगर हम लोग बात करें प्रोनाउन की और प्रोनाउन के ओरिजिन की हम लोग बात करें, जो सबसे पहली हम लोग बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, और प्रोनाउन के ओरिजिन की हम लोग बात करेंगे, यानी प्रोनाउन के उत्पत्ति की हम लोग बात करेंगे। प्रोनाउन के उत्पत्ति की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रोनाउन के ओरिजिन की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो हमारे पास में जो सबसे पुरानी लैंग्वेज आती है उसे हम लोग लैटिन भाषा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटिन भाषा कहते हैं। लैटिन भाषा में 2 शब्द हैं, एक शब्द हमारे पास में है प्रो और एक शब्द है हमारे पास में नोमेन। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये सवाल संभवतः आपसे जितने भी एजुकेशनल बैकग्राउंड के एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया या फिर टीजीटी पीजीटी हो गया,
उन सारे एग्जामिनेशंस में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो प्रोनाउन शब्द है उसकी ओरिजिन यानी उसका उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, कहाँ से उसे लिया गया है। तो अगर हम लोग इस प्रोनाउन शब्द की बात करें जो कि आज मॉडर्न इंग्लिश में हमको देखने को मिलता है, तो इसकी ओरिजिन से संबंधित जो सबसे पहला तथ्य आता है वो लैटिन भाषा से आता है। लैटिन भाषा में हमारे पास दो शब्द हैं, एक प्रो है जिसे हम लोग प्रेफिक्स के रूप में यूज करते हैं और एक हमारा नोमेन है जिसे हम लोग रूट वर्ड के तौर पे यानी मूल शब्द के रूप में यूज करते हैं। तो जो नोमेन है इसका मीनिंग होता है नेम। नोमेन जो है इसका मीनिंग होता है नेम, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नाम। बात आपको यहां तक समझ में आती है। इसके बाद में जो प्रो प्रेफिक्स है इसका दो मीनिंग होता है लैटिन भाषा में, या तो इसका मीनिंग फार होता है या तो इसका मीनिंग फार होता है, जिसे हम लोग हिंदी में के लिए के अर्थ में उपयोग में लाते हैं, के लिए के अर्थ में उपयोग में लाते हैं। या फिर प्रो का जो मीनिंग होता है वो एक दूसरा मीनिंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं इन प्लेस ऑफ। अगर हम लोग लैटिन भाषा की बात करें तो लैटिन भाषा में जो प्रो प्रेफिक्स है इसके दो मीनिंग है, या तो इसका एक मीनिंग है फॉर या फिर इसका एक मीनिंग है हमारे पास में क्या, इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ का मीनिंग हमारे पास में हिंदी में क्या बनेगा, के स्थान पर। इन प्लेस ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, के स्थान पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो बातें सीखी। हम लोगों ने यहाँ पर ये सीखा कि भाई ओरिजिन ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रोनोमेन शब्द से हुई है। इन दोनों शब्दों को जब आप मिलाएंगे तो आपका शब्द क्या बन जाएगा, प्रोनोमेन। शब्द क्या बन जाएगा, प्रोनोमेन। और इस प्रोनोमेन का संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो आपके पास में दो शब्द निकलेंगे, एक हमारा प्रो निकलेगा जो कि प्रीफिक्स हो गया और एक हमारा नोमेन निकलेगा जो कि रूट वर्ड हो गया। तो नोमेन शब्द का अर्थ हो गया नेम, नेम का मतलब हो गया नाम, और प्रो शब्द का अर्थ हो गया फॉर, या प्रो शब्द का अर्थ हो गया इन प्लेस ऑफ, और फॉर का मतलब हो गया के लिए, इन प्लेस ऑफ का मतलब हो गया के स्थान पर। यानी अगर हम लोग फाइनल आउटकम निकालें इन सारे डिस्कशन का, लैटिन भाषा के प्रोनोमेन शब्द से संबंधित ये जो भी डिस्कशन हम लोगों ने किया, इस पूरे डिस्कशन का अगर हम लोगों ने निष्कर्ष निकालने की कोशिश की तो हम लोग यहाँ पर प्राप्त करेंगे कि भाई लैटिन भाषा का जो शब्द है प्रोनोमेन, इसका मतलब क्या होता है, नाम के स्थान पर। इसका मतलब क्या होता है, नाम के स्थान पर, या फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाम के लिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाम के लिए। यानी प्रोनाउन वे शब्द हैं जिनका उपयोग हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम पर उपयोग करते हैं। बात आपको क्लियर होती है। तो लैटिन भाषा क्या कहती है, लैटिन भाषा ये कहती है कि प्रोनाउन शब्द की उत्पत्ति प्रोनोमेन शब्द से हुई है और जिसका मीनिंग होता है किसी के नाम के स्थान पर या किसी के नाम के बदले या किसी के नाम के लिए। और अगर हम लोग अगले शब्द पे बात करें या फिर अगले ओरिजिन के आधार पर बात करें तो वहां पर फ्रेंच भाषा आपके सामने आती है। फ्रेंच भाषा आपके सामने आती है और फ्रेंच भाषा में एक शब्द है, इसी से मिलता जुलता एक शब्द है प्रोनोम। यानी अगर आपसे ये पूछा गया कि भाई प्रोनाउन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रोनोमेन शब्द से, फ्रेंच भाषा के प्रोनोम शब्द से हुई है। लैटिन भाषा का जो प्रोनोमेन शब्द है उसका संधि विच्छेद है प्रो प्लस नोमेन। नोमेन का अर्थ हुआ नेम, नेम का मतलब हुआ नाम, और प्रो का अर्थ हुआ फॉर या इन प्लेस ऑफ। फॉर का मतलब हुआ के लिए, इन प्लेस ऑफ का मतलब हुआ के स्थान पर। यानी हम प्रोनोमेन शब्द के दो अर्थ निकाल सकते हैं, नाम के स्थान पर या नाम के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन वे शब्द हैं जिनका उपयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान इत्यादि के नाम पर किया जाता है। और दूसरा चीज हमने आपको बताया कि भाई प्रोनाउन शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के प्रोनोम शब्द से भी मानी जाती है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें मिडिल इंग्लिश की, जिसे हम लोग लेट मिडिल इंग्लिश कहते हैं,
इसके बाद अगर हम लोग बात करें मिडिल इंग्लिश की, जिसे हम लोग लेट मिडिल इंग्लिश भी कहते हैं, तो लेट मिडिल इंग्लिश में प्रोनाउन शब्द का संधि विच्छेद दो शब्दों से मिलाकर के किया गया है। भाई एक शब्द है जिसमें प्रो और दूसरा शब्द है हमारे पास में क्या, नाउन। प्रो का यहाँ पे जो मीनिंग निकाला गया है वो निकाला गया है ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। प्रो का मीनिंग क्या निकाला गया है मिडिल इंग्लिश में, ऑन बिहाफ ऑफ। और नाउन का मतलब आप पहले से ही जानते हैं, फॉर नेमिंग समथिंग, फॉर नेमिंग समथिंग। मतलब किसी भी फैक्ट का यदि नाम देने के लिए हमें कोई शब्द यूज करना है तो वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं इन सभी डिस्कशन के अगर हम लोग सारांश पर चलें तो ये हम कह सकते हैं कि भाई जो प्रोनाउन शब्द होते हैं, जो प्रोनाउन शब्द होते हैं, इनका उपयोग हम लोग नाउन के बिहाफ में करते हैं या फिर नाउन के स्थान पर करते हैं। और अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन वे शब्द हैं जिनका उपयोग हम लोग कॉन्क्रीट या अब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणियों, निर्जीव वस्तुओं, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, गुण, विशेषता, इसके अतिरिक्त किसी के चरित्र इत्यादि का नाम देने के लिए हम लोग नाउन का उपयोग करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर इन सभी डिस्कशन के आधार पर ये पा लिया कि भाई प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जिनका उपयोग हम लोग नाउन के स्थान पर करते हैं। अब अगर हमारा नाउन किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का फंक्शन कर रहा होगा तो प्रोनाउन भी उस स्थान पर उपयुक्त आधार पर उसी प्रकार का फंक्शन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमें जितने प्रकार का नाउन देखने को मिल सकता है किसी सेंटेंस में, जिस जिस स्थान पर, उन सारे स्थानों पर प्रोनाउन भी हमें देखने को मिल सकता है। यानी अगर हम लोग डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन बनाने की कोशिश करें तो हम लोग कह सकते हैं प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स which are going to be used on behalf of noun or at the place of noun within a sentence। मतलब किसी भी वाक्य में नाउन के स्थान पर या नाउन के बिहाफ में प्रयोग होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई नाउन क्या चीज है और वो सेंटेंस में किन किन जगहों पर प्रयोग किया जा सकता है, तो हमें बातें जो है बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि भाई हम प्रोनाउन का उपयोग कहाँ कहाँ पर पे करने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भाई नाउन का उपयोग हम लोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट की जगह पे कर सकते हैं, पॉजेसिव पर्सन के रूप में कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर हम लोग नाउन को किसी भी सेंटेंस में उपयोग कर सकते हैं। तो उन सभी स्थानों पर हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रोनाउन को बना करके उपयोग में लाते हैं। यानी इन सभी आधार पर हम लोगों ने इतनी बातें तो क्लियर कर ली कि भाई प्रोनाउन वे शब्द हैं जिनका प्रयोग नाउन के स्थान पर किसी भी सेंटेंस में विभिन्न प्रकार के फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई अगर प्रोनाउन शब्द का उपयोग नाउन के स्थान पर किया ही जाता है, ठीक है, इन सारे डिस्कशंस के आधार पर, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। भाई नाउन का स्थान है तो नाउन ही वहां पे प्रयोग किया जाता। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, इंग्लिश लैंग्वेज में टोन भी बहुत मायने रखता है। टोन बोलने का मतलब ये है कि वो लैंग्वेज बोलने पर कैसी लगती है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की, मतलब जो है किसी भी प्रकार का जो है उसमें ऐसा तो नहीं कि मतलब वो मोनोटोनस है। मोनोटोनस बोलने का मतलब ये है जैसे एक ही धुन बज रही हो, ऐसा हमें लग रहा हो। तो इस तरीके की चीज को अवॉइड करने के लिए और भी विभिन्न प्रकार के ऐसे फंक्शंस हैं जिनको अवॉइड करने के लिए हम लोग नाउन की पुनरावृत्ति को किसी भी एक सेंटेंस में रोकने की कोशिश करते हैं। और उस नाउन की पुनरावृत्ति तभी रोकी जा सकती है, मतलब पुनरावृत्ति का मतलब किसी एक सेंटेंस में नाउन का जो दोहराव है यानी दोबारा आ जाना है, वो तभी रोका जा सकता है जब हम नाउन की इक्विवेलेंट किसी एक दूसरे शब्द को उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करें। तो अगर हम लोग डेफिनेशन को अपनी थोड़ा सा एनलार्ज करें, थोड़ा सा बढ़ाएं प्रोनाउन की डेफिनेशन को, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन वे शब्द हैं जिनका उपयोग नाउन के स्थान पर
नाउन के बदले नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसी भी सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने दो बातें सीखी भाई प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के बारे में हमने एक बात ये सीखी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रोनाउंस आर दोज वर्ड विच आर गोइंग टू बी यूज्ड ऑन बिहाफ ऑफ नाउन। एक बात हमें यहाँ पे समझ में आई, ऑन बिहाफ ऑफ नाउन्स। और जो दूसरी बात हमें ये समझ में आई वो ये है कि किसी भी सेंटेंस में ऑन बिहाफ ऑफ नाउन प्रोनाउन का उपयोग हम क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं। हम लोग क्या करना चाहते हैं? अवॉइड करना चाहते हैं। टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन विद इन अ सेंटेंस, विद इन अ सेंटेंस मतलब एक ही वाक्य में एक ही प्रकार का जो नाउन है उसकी रिपीटेशन को, उसकी पुनरावृत्ति को, उसके दोहराव को हम लोग क्या करना चाहते हैं? अवॉइड कर देना चाहते हैं, यानी रोक देना चाहते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हम भाषा के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं वो मोनोटोनस लगे। मोनोटोनस बोलने का मतलब एक ही धुन के जैसा पूरा का पूरा सेंटेंस न लगे। हमें ऐसा ना लगे कि एक ही शब्द हम बार बार यूज कर रहे हैं और भाषा के शब्दों की कमी पड़ गई है जिसकी वजह से हम लोग एक ही शब्द को घसीटे जा रहे हैं बार बार। तो हम लोगों ने यहाँ तक ये बातें सीखी भाई कि भाई प्रोनाउन शब्द का जो उत्पत्ति है वो तीन आधार पर माना जा सकता है। पहला आधार है लैटिन भाषा का जिसके प्रोनोमेन शब्द से प्रोनाउन को बनाया गया है। और प्रोनोमेन शब्द का संधि विच्छेद है प्रो प्लस नोमेन, जिसमें नोमेन का मतलब हुआ नाम, नेम, और प्रो का मतलब हुआ फॉर या फिर इन प्लेस ऑफ। इसके आधार पर प्रोनोमेन शब्द के दो अर्थ निकलेंगे, नाम के स्थान पर या फिर नाम के लिए। यानी प्रोनाउन शब्द का इनडायरेक्ट मीनिंग ये निकलता है कि भाई नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाएगा। फिर कहते हैं फ्रेंच के प्रोनोन शब्द से भी इसे लिया हुआ माना जाता है। यानी हम कह सकते हैं pronoun word has been suggested from pronoun word which is going to be used in French। मतलब फ्रेंच के प्रोनोम शब्द से भी इसको सजेस्ट किया गया है। फिर लेट मिडिल इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो लेट मिडिल इंग्लिश में इन दोनों शब्दों को अगर हम लोग अलग अलग करें प्रो प्लस नाउन को, तो प्रो का मतलब हुआ ऑन बिहाफ ऑफ और नाउन का मतलब हुआ फॉर नेमिंग समथिंग, जैसा कि हम लोग पहले से भी जानते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि भाई प्रोनाउन आर दोज वर्ड विच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑन बिहाफ ऑफ नाउन्स। यानी बिहाफ ऑफ नाउन्स यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं प्रोनाउंस। और ऐसा हम इस वजह से करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन विद इन अ सेंटेंस। यानी एक ही वाक्य में एक ही प्रकार का नाउन को हम लोग बार बार न आए, यानी उसकी पुनरावृत्ति बार बार न हो, इस बात को हम लोग रोक देना चाहते हैं। तो अब तक के इस सेशन में हम लोगों ने ये बातें सीख ली कि भाई प्रोनाउन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इस उत्पत्ति के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी मटेरियल है, इन सारे मटेरियल के आधार पर हम लोगों ने प्रोनाउन की एक जनरल डेफिनेशन तैयार की, जिसके आधार पर हम लोगों ने कहा कि प्रोनाउन वे शब्द हैं जिनका उपयोग नाउन के स्थान पर किसी एक सेंटेंस में उसी नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि भाई प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है और प्रोनाउन की कौन कौन से अलग अलग क्लासेस हैं और उन क्लासेस में पाए जाने वाले प्रोनाउन के कौन से शब्द हैं और उन शब्दों की अपनी उपयोगिता क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप इन सभी बातों को इत्मीनान से नोट करिए। मैं आपके सामने थोड़ी ही देर में उपस्थित होता हूँ प्रोनाउन के क्लासिफिकेशंस को लेकर। तो मित्रों, अब तक के वीडियो सेशन में हम लोगों ने प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है और प्रोनाउन की ओरिजिन किन शब्दों से हुई है, इन सभी बातों पर हम लोगों ने गहन अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस, जिसे आप लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस भी कह सकते हैं। तो आप अपनी कॉपी में एक सुंदर सी हेडिंग लगा लीजिए जिसे हम लोग कहेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस मतलब प्रोनाउन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की, उसके पहले
मैं आपको एक चीज से अवगत करा दूं कि भाई हमने अभी अभी सीखा है कि जो प्रोनाउन के शब्द है वो नाउन के शब्दों की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो जहां जहां पे नाउन यूज किया जाता है वहां वहां पर हम लोग प्रोनाउन को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें नाउन की, तो नाउन में हम लोगों ने सीखा था नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और वहां पर थिंग जो शब्द था वो बहुत ही ब्रॉड था, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब जो चीजें पर्सन और प्लेस के अतिरिक्त है वे सभी चीजों को, उन सभी चीजों को हम लोगों ने थिंग शब्द में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो सबसे पहली बात की नाउन की डेफिनेशन में, उसमें हम लोगों ने बोला पर्सन। पर्सन बोलने का मतलब हम लोगों ने नाउन का जो सबसे पहला उपयोग किया वो व्यक्तियों में अलगाव करने के लिए या फिर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग पहचान देने के लिए हमने सबसे पहला उपयोग नाउन का किया। यानी हम लोगों ने नाउन का पहला उपयोग इस बात के लिए किया कि भाई हम हर एक व्यक्ति का अलग अलग नाम दे देंगे ताकि उस व्यक्ति की एक अपनी अलग पहचान होगी और उसे किसी भी प्रकार के दूसरे व्यक्ति से डिफरेंशिएट करने में हमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो हम लोगों ने सबसे पहला उपयोग कहां पे किया नाउन का, व्यक्तियों का नाम देने के लिए। तो अगर उस व्यक्ति का नाम यानी वो पर्टिकुलर नाउन किसी एक सेंटेंस में दोबारा आने की कोशिश करेगा तो हम वहां पे फटाक से कहेंगे कि भाई यहाँ पे हमें क्या लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, प्रोनाउन लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्रोनाउन को हमने इसी दिन रात के लिए बना रखा है कि भाई नाउन के स्थान पर नाउन की रिपीटेशन को यानी पुनरावृत्ति को एक सेंटेंस में अवॉइड करना है तो प्रोनाउन हमें लगाना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने सबसे पहले प्रोनाउन को पर्सन के नेम की जगह पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। यानी जो सबसे पहली क्लास या जो सबसे पहले काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कह सकते हैं। उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कह सकते हैं। बात आपको समझ में आई? पर्सनल प्रोनाउंस की अब आप डेफिनेशन बनाइए। पर्सनल प्रोनाउंस की डेफिनेशन बनाने में हमें दो शब्दों का मीनिंग निकालना है। एक शब्द है हमारे पास में पर्सनल और दूसरा शब्द है हमारे पास में प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को हम लोग जान चुके हैं, अगर हम लोग प्रोनाउंस की बात करें तो हम लोगों ने बोला था यहाँ पे अ वर्ड ऑन बिहाफ ऑफ नाउन टू अवॉइड repetition of noun within a sentence is known as pronoun। ठीक है, यहां पे आप लिख लीजिएगा a word used on behalf of noun to avoid repetition of noun within a sentence is known as pronoun। और अगर हम लोग बात करें पर्सनल की तो पर्सनल शब्द को आपने दो शब्दों से मिला करके बनाया है। इस शब्द का हम संधि विच्छेद आपके सामने करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बातों को ताकि आपको चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। पर्सन और इसके बाद में हम लोगों ने लगा रखा है एल, ठीक है ना। इस एल को हम लोग बोलेंगे सफिक्स क्योंकि ये रूट वर्ड के बाद आ रहा है और ये जो पर्सन है ये हो जाएगा रूट वर्ड, यानी ये मूल शब्द है जो पर्सनल शब्द की मीनिंग निकालने के काम में आएगा। तो पर्सन शब्द का अर्थ आप जानते हैं, पर्सन शब्द का मतलब होता है व्यक्ति। पर्सन शब्द का अर्थ क्या होता है, व्यक्ति। और ये जो एल सफिक्स है या फिर CAL सफिक्स है या फिर इस तरीके के जितने भी सफिक्स हैं, ठीक है ना, इनका उपयोग हम लोग एडजेक्टिव बनाने के लिए करते हैं। इनका उपयोग हम लोग क्या करने के लिए करते हैं, एडजेक्टिव बनाने के लिए करते हैं। तो अगर हम लोग इस व्यक्ति और इस AL यानी इन दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो हमारे पास में शब्द क्या बनता है, पर्सनल। और पर्सनल का मतलब क्या होता है, पर्सनल का मतलब होता है रिलेटेड टू अ पर्सन, रिलेटेड टू अ पर्सन। मतलब
इसको हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे? इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं व्यक्ति से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित। बात समझ में आई? यानी हम लोग उन प्रोनाउन की बात करने वाले हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन उन नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे जिनका उपयोग आप लोगों ने व्यक्ति के लिए किया हो। बातें आपको कंफर्म है? तो हम लोग ऐसे प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं जिनका उपयोग हम लोगों ने व्यक्ति की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले नाउन के स्थान पर किया हो। तो अब आपके सामने ये सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति को आप सेंटेंस में क्या क्या बना करके पेश कर सकते हैं। जो जो उस व्यक्ति को आप बना करके सेंटेंस में पेश कर ले जाएंगे, उन सभी स्थानों पर आप पर्सनल प्रोनाउंस का उपयोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। पर्सनल प्रोनाउंस बोलने का मतलब क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन वे शब्द हैं जो व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले नाउन के स्थान पर उस नाउन की पुनरावृत्ति को एक ही सेंटेंस में रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे हिंदी में डेफिनेशन लिख देता हूँ, या फिर आप लोग ये कह लीजिए कि इसका जनरल डेफिनेशन बनेगा वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पर्सनल प्रोनाउंस वे सभी प्रोनाउंस जिनका उपयोग व्यक्ति के स्थान पर व्यक्ति के स्थान पर नहीं, व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए नाउन्स के स्थान पर नाउन्स की पुनरावृत्ति या दोहराव को रोकने के लिए किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। बात समझने की कोशिश करिएगा। लिखा गया वे सभी प्रोनाउंस जिनका उपयोग व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए नाउन्स के स्थान पर नाउन्स की पुनरावृत्ति या दोहराव को रोकने के लिए किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स की मैं बात करूं, उसके पूर्व आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई नाउन्स व्यक्ति के लिए किसी सेंटेंस में कहां पर प्रयोग किया जा सकता है। तो अगर हम लोग नाउन की बात करें विद इन अ सेंटेंस, ठीक है ना, ऐसा नाउन जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया हो विद इन अ सेंटेंस, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो एक सेंटेंस में स्पीकर हो सकता है। वो एक सेंटेंस में क्या हो सकता है? स्पीकर ही हो सकता है, या फिर वो एक सेंटेंस में स्पीकर यदि नहीं है तो वो राइटर हो सकता है। स्पीकर का मतलब क्या हो जाएगा? वक्ता, और राइटर का मतलब क्या हो जाएगा? लेखक। यानी कोई भी एक व्यक्ति एक सेंटेंस में स्पीकर या राइटर हो सकता है। और इसके लिए हमारे पास में दो प्रोनाउन है, एक आई है और दूसरा हमारे पास में क्या है? वी है। तो ये दोनों ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, जिनका उपयोग स्पीकर या राइटर अपने आप को पेश करने के लिए करता है। मतलब मैं यदि कोई सेंटेंस बोलूंगा, कोई वाक्य बोलूंगा और उसमें मुझे अपने आप को शामिल करना रहेगा, तो मैं अपना नाम लेने के बजाय अपने नाम के बदले में इनमें से किसी एक प्रोनाउन का उपयोग कर सकता हूं।
अगर मैं अकेला वहां पर अपने आप को इंक्लूड करना चाहता हूं तो आई बोल दूंगा, और यदि मैं कई लोगों को साथ में मिला करके इंक्लूड करना चाहता हूं और उन्हें स्पीकर या राइटर के तौर पे पेश करना चाहता हूं तो वी बोल दूंगा। और भी अगर मुझे अपने आप को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं इनका उपयोग करूंगा। यदि मुझे अपने आप को ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं आई के बदले वहां पर मी का उपयोग करने लगूंगा, और वी के बदले वहां पर मैं किसका उपयोग करने लगूंगा, अस का उपयोग करने लगूंगा। तो इस तरीके से आपने देखा क्या कि हमने एक सेंटेंस में नाउन जो कि एक स्पीकर या राइटर हो सकता है, इसकी जगह पर हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन आई, वी तथा मी और अस का उपयोग करना उचित समझ लिया। बातें समझ में आई? तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोनाउन हैं जिनको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। तो अभी हम लोग उन सभी तथ्यों पर आते हैं कि भाई कौन सा पर्सनल प्रोनाउन किस बात के लिए उपयोगी है और उसका एग्जैक्ट उपयोग क्या है, उसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, यूज क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा होगी। फिलहाल के लिए हम लोगों ने इतनी बातें जान ली कि भाई पर्सनल प्रोनाउन वे सभी प्रोनाउंस होते हैं जिनका उपयोग व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए नाउन्स के स्थान पर नाउन्स की पुनरावृत्ति या दोहराव को रोकने के लिए किया जाता है। कुछ एक एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोगों ने 4 प्रोनाउन ले लिए पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट से, जिनका उपयोग स्पीकर या राइटर अपने आप को सब्जेक्ट बनाने के लिए या फिर अपने आप को ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश करने के लिए किसी भी सेंटेंस में बिना अपना नाम लिए कर सकता है। बातें आपको समझ में आती हैं? तो आइए हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस में और कौन कौन से प्रोनाउंस हैं और उन्हें किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में बना करके रखा गया है, प्री मेड है और उन्हें हमें केवल यूज करना है, उनके बारे में बेसिक नॉलेज एक्वायर करके उन सभी पर्सनल प्रोनाउंस को सीखने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, अब तक के वीडियो सेशन में हम लोगों ने प्रोनाउन को पढ़ने के साथ साथ पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ने की शुरुआत की और हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन को बकायदा तैयार किया एग्जाम्पल के साथ में। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कितने लोग आते हैं। तो बेसिक सी बात यह है कि आज हम लोग जो मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें, इस वीडियो में, वो हमारा मेन टॉपिक क्या है, पर्सनल प्रोनाउन का। ठीक है, सॉरी, मेन टॉपिक हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का। तो आप भी इस अपनी कॉपी के राइट हैंड कॉर्नर में ये टॉपिक का नाम लिख सकते हैं और इसके बाद में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल पर्सनल प्रोनाउन पर चर्चा करेंगे और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जो कुछ भी हम लोग सीखने के लिए हमारे लिए आवश्यक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कुछ हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए भाई, पर्सनल प्रोनाउन को सीखने के पहले हम लोगों ने अभी तक ये तय कर लिया कि भाई पर्सनल प्रोनाउंस वे सभी शब्द हैं जिनका उपयोग पर्सन के लिए प्रयुक्त होने वाले नाउन के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक टर्म कंसीडर करते हैं, उस टर्म को आप समझिएगा, बहुत ही खूबसूरती से उसे इंग्लिश लैंग्वेज में रखा गया है। देखिए भाई, हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कन्वर्सेशन या फिर हम लोग इसी का एक दूसरा रूप होता है जो हमारे सामने आता है, जिसे हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है ना, कन्वर्सेशन या फिर कम्युनिकेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है संप्रेषण और कम्युनिकेशन का भी मतलब लगभग वही होता है और उसी अर्थ में प्रयोग भी किया जाता है। कन्वर्सेशन का मतलब वैसे तो हम लोग शुद्ध अगर हिंदी की बात करें तो हम लोग कन्वर्सेशन को कहते हैं बातचीत। कन्वर्सेशन को हम लोग क्या कह देते हैं, बातचीत, और कम्युनिकेशन को हम लोग कह देते हैं संप्रेषण। कन्वर्सेशन को हम लोग क्या कहते हैं, संप्रेषण। कम्युनिकेशन को हम लोग कह देते हैं संप्रेषण और कन्वर्सेशन को हम लोग कह देते हैं बातचीत। तो समझिएगा जरा, जब हम कन्वर्सेशन की बात करते हैं, जब हम लोग बातचीत की बात करते हैं, तो बातचीत कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनका कार्य अलग अलग होता है। ठीक है, हम लोगों ने अगर कन्वर्सेशन की बात की यानी बातचीत की बात की
तो भाई इस बातचीत में हमारे पास में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग उन प्रोनाउन को सीखने वाले जिनका उपयोग पर्सन के लिए किया जाता है, व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो हम लोगों को ये जानने की आवश्यकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को उपयोग करने वाले व्यक्ति कब उस इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस में खुद को प्रवेश कराते हैं और किन किन कार्यों के लिए अपने आप को उसमें शामिल करते हैं, और उन्हीं के जगह पे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग करने वाले हैं। तो हमने ये बातें सीखी कि भाई दो टर्म है हमारे पास में, एक टर्म है कन्वर्सेशन यानी बातचीत, और एक टर्म है हमारे पास में कम्युनिकेशन जिसका मतलब होता है संप्रेषण। तो हमने कन्वर्सेशन को समझने की कोशिश की कि कन्वर्सेशन एक्चुअल में किस तरीके से संपन्न होता है। तो कन्वर्सेशन में हमने यहाँ पे बोला कि भाई एटलीस्ट 2 व्यक्ति होने चाहिए। एटलीस्ट कितने व्यक्ति होने चाहिए? हमारे पास में 2 व्यक्ति होने चाहिए। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो बात को बोले, एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो बात को बोले, और दूसरा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो बात को सुने। दूसरा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो बात को सुने। अगर हम लोग बात करें इस वाले व्यक्ति की, तो ये अगर नहीं होता तो कन्वर्सेशन शुरू ही नहीं होता। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से कन्वर्सेशन शुरू हो गया। तो अगर इसकी वजह से कन्वर्सेशन शुरू हुआ तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हम लोग इसको बोलने लगेंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने का मतलब इस कन्वर्सेशन यानी इस बातचीत को शुरू करने के लिए इस व्यक्ति की आवश्यकता है। और ये व्यक्ति एक्चुअल में यहाँ पर किस प्रकार का कार्य कर रहा है? बोलने का कार्य कर रहा है। तो अगर ये बोलने का कार्य कर रहा है तो हम लोग इसको इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? स्पीकर। स्पीकर का मतलब हिंदी में क्या हो गया? वक्ता। वक्ता का मतलब किसी भी सेंटेंस को, किसी भी बात को बोल करके आपसे आप तक पहुंचाने वाला। बातें आपको समझ में आई? तो हमने बोला भाई कि अगर हम कन्वर्सेशन की बात करें यानी बातचीत की बात करें तो हमारे पास में 2 पर्सन है जो बहुत ही आवश्यक हैं। एक पर्सन उसमें से ऐसा है जो कि किसी बात को बोलेगा, और बोलेगा तो हम लोग उसे स्पीकर कहेंगे, और हिंदी में हम लोग उसे क्या कहेंगे? वक्ता कहेंगे। इसका मतलब होता है बोलने वाला। और जो दूसरा व्यक्ति है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो भाई जो दूसरा व्यक्ति है वो काम को, उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा कि वो बात को सुनेगा। ठीक है, वो बात को सुनेगा। तो इसका मतलब ये है कि सुनने वाले की जगह पे कोई दूसरा भी सुनने वाला रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने वाले के लिए कम से कम एक सुनने वाला चाहिए या अनेकों सुनने वाले चाहिए, ठीक है ना, तब वो बात को बोलेगा। अनायास में कोई व्यक्ति किसी बात को नहीं बोलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर या तो एक व्यक्ति हो सकता है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं इसकी जगह पर, एक की जगह पे अनेकों व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो भी बोलने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसी तरीके से अपनी बात को पेश कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में या तो एक व्यक्ति हो सकता है या फिर एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एक व्यक्ति के मामले को कंसिडर करें तो भाई ये जो है कन्वर्सेशन में जो दूसरा व्यक्ति है जिसकी आवश्यकता पड़ रही है उसे हम लोगों ने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? अगर हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन स्पीकर को बोल दिया तो हमें इसे क्या बोलना पड़ेगा? इसे बोलना पड़ेगा भाई सेकेंड पर्सन। भाई अगर फर्स्ट पर्सन किसी बात को बोलेगा नहीं तो सेकेंड पर्सन के श्रोता की आवश्यकता ही क्या पड़ेगी? ठीक है, और अगर ये सुनने वाला नहीं होगा तो ये बात को बोलेगा ही क्यों? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने इसे सेकेंड पर्सन रखा कन्वर्सेशन के जो है यानी बातचीत के आधार पर। तो हमने इसे क्या बोलना है? ये बात को सुनने वाला है, तो बात को यदि सुनने वाला है तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? लिसनर। लिसनर का मतलब हो गया श्रोता। लिसनर का मतलब क्या हो गया? श्रोता। और अगर बहुत सारे लोग बैठ करके स्पीकर की बात को सुन रहे हैं तो हम लोग इसे क्या बोलने लगेंगे? ऑडियंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑडियंस बोल सकते हैं। ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन होता है। ऑडियंस कैसा नाउन होता है? एक कलेक्टिव नाउन होता है। ये एक कलेक्टिव नाउन होता है, याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या होता है? श्रोता गण। ऑडियंस का मतलब क्या हो जाता है? श्रोता गण। बात आपको समझ में आई? ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ लिसनर्स इज नोन एज ऑडियंस
ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी संभवतः। हमने यहाँ पे कुछ विशेष बात नहीं की है, एक नेचुरल प्रोसेस की बात की है। नेचुरल प्रोसेस हमारे पास में दो तरीके का है, एक कन्वर्सेशन है और दूसरा कम्युनिकेशन है। कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत और कम्युनिकेशन का मतलब संप्रेषण। बातचीत में हमारे पास में दो प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते हैं, एक वो व्यक्ति जो बोलने वाला है और एक वो व्यक्ति जो सुनने वाला है। बोलने वाले व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता बनती है कन्वर्सेशन को शुरू करने के लिए, तो इस वजह से हम लोग बोलने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं और इसे स्पीकर हम लोग कह सकते हैं। और सुनने वाले व्यक्ति को हम लोग सेकंड पर्सन बोलते हैं, इसे हम लोग लिसनर कह सकते हैं। सुनने वाले व्यक्ति अगर एक से ज्यादा है, एक ही साथ में सुन रहे हैं, तो सबको कंबाइन करके हम लोग एक कलेक्टिव नाउन के रूप में उन्हें ऑडियंस कह सकते हैं। और ऑडियंस का मतलब हो जाएगा क्या हमारे पास में, श्रोतागण। यहां तक तो मामला तय है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि भाई कन्वर्सेशन के आधार पर कोई ऐसा भी तो नहीं व्यक्ति है जो बोलने और सुनने वाले के अतिरिक्त है। तो आप कहेंगे कि हाँ, एक और व्यक्ति भी हो सकता है उस कन्वर्सेशन में। भाई अगर ये दो ही व्यक्ति रहेंगे और तीसरा व्यक्ति नहीं रहेगा, तो ये व्यक्ति के पास में यानी फर्स्ट पर्सन के पास में अपने और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अतिरिक्त एक और पर्सन हमारे पास में हो सकता है किसी कन्वर्सेशन में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे मैं हटा करके यहां से हटाता हूं, ठीक है ना। एक और व्यक्ति हो सकता है किसी कन्वर्सेशन में, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पर हमारे पास में हो सकता है एक थर्ड पर्सन। और ये थर्ड पर्सन भी सिंगुलर हो सकता है या फिर ये थर्ड पर्सन कैसा हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन। अच्छा, थर्ड पर्सन का कोई काम नहीं होता है, थर्ड पर्सन का कोई काम नहीं होगा इस सेंटेंस में। मतलब न तो वो बोलेगा न वो सुनेगा, इस कन्वर्सेशन में वो पार्ट नहीं होगा, मतलब इस कन्वर्सेशन में ये भाग नहीं लेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो थर्ड पर्सन होता है ये एक नॉन पार्टिसिपेंट होता है, ये एक नॉन पार्टिसिपेंट होता है। बात आपको समझ में आई। जो थर्ड पर्सन है किसी भी बातचीत में ये नॉन पार्टिसिपेंट होता है, मतलब इस कन्वर्सेशन में ये भाग नहीं लेता है, लेकिन इसके बारे में बातचीत होती है, इसके बारे में बातचीत होती है। यानी हम लोग कह सकते हैं, सीधी सी हिंदी में अगर लिखें तो हम लोग कह सकते हैं इसके बारे में बातचीत हो सकती है, तभी तो इसको इंक्लूड किया गया है, इसके बारे में बातचीत हो सकती है। तो हम लोगों ने कन्वर्सेशन को समझने की कोशिश की, एक जनरल डायग्राम मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की, हालांकि मेरी कलाकारी इतनी अच्छी नहीं, ठीक है ना। कन्वर्सेशन की अगर मैं बात करूं तो कन्वर्सेशन में हम लोगों ने देखा कि भाई 3 प्रकार के व्यक्तियों का समावेश हो सकता है। एक है हमारे पास में फर्स्ट पर्सन जो कि खुद वक्ता है, और दूसरा है हमारे पास में सेकंड पर्सन जो कि लिसनर है या फिर ऑडियंस हो सकती है, और तीसरा है हमारे पास में थर्ड पर्सन जो कि नॉन पार्टिसिपेंट है, यानी जो कि इस बातचीत में भाग लेने वाला व्यक्ति नहीं है और इसके बारे में बातचीत हो सकती है, और केवल इसी प्रयोजन के आधार पर इसको किसी भी प्रकार के कन्वर्सेशन में रखा जाता है। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, जिसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। कन्वर्सेशन बोलने का मतलब ये हुआ कि जब तक आप बाई वॉइस यानी अपने कंठ से कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक कन्वर्सेशन शुरू नहीं होगा, तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी। लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो बोल करके भी हो सकता है और लिख करके भी हो सकता है और सांकेतिक भाषा में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के माध्यम हैं जहां से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और आज की डेट में जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, जिस माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसे हम लोग टेली कम्युनिकेशन कह सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन बोलने का मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ से चीजें आप तक पहुंचा रहा हूं और आप मेरे से काफी दूर बैठे हुए हैं। तो अगर कोई भी कम्युनिकेशन ऐसा है जो किसी दूर
दूर स्थित ऑडियंस तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, जब मैं इन चीजों को बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस दौरान आप मेरे सामने बैठ करके मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। बाद में आप इन चीजों को देखेंगे तो उसे हम लोग वन वे कम्युनिकेशन बोलेंगे। आप किसी इंस्ट्रूमेंट में हमारी वीडियो को देखेंगे तो फिर उसके बाद में आप चीजों को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके किसी भी सवाल का जवाब तुरंत मैं नहीं देने के लिए उपस्थित वहां पर नहीं होऊंगा। तो कम्युनिकेशन कई प्रकार के माध्यम के जरिए हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग जनरल सी बात करें तो कम्युनिकेशन में एक कम्युनिकेशन जो होता है उसे हम लोग रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन बाय राइटिंग समथिंग, किसी चीज को लिख करके। तो अगर कोई व्यक्ति लिखेगा नहीं, ठीक है, कोई व्यक्ति लिखेगा नहीं तो फिर उसके बाद में जो है किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो जो व्यक्ति लिखने का काम करेगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। तो इस फर्स्ट पर्सन को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, अगर रिटन कम्युनिकेशन है तो हम लोग इसे बोलेंगे राइटर। राइटर बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, लेखक। और किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई बात को पढ़ने वाले कुछ व्यक्ति हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई बात को पढ़ने वाले कुछ व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये जो पढ़ने वाले व्यक्ति होंगे, इन पढ़ने वाले व्यक्तियों को हम लोग किस पर्सन में रखेंगे, सेकेंड पर्सन में रखेंगे। ठीक है, और इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग जैसे ऑडियंस यहां पे थी वैसे ऑडियंस हम लोग यहां पर भी बोल सकते हैं, ऑडियंस। ठीक है, या फिर हम लोग इन्हें क्या बोल सकते हैं, रीडर बोल सकते हैं। रीडर बोलने का मतलब हिंदी में हम लोग इसे क्या बोलेंगे, पाठक या पाठक गण। यानी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि भाई अगर कम्युनिकेशन है और वो एक रिटन कम्युनिकेशन है, लिख करके किसी बात को व्यक्त किया गया है, तो लिखने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होगा जिसे हम लोग राइटर बोलेंगे, और पढ़ने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन होगा जिसे हम लोग ऑडियंस या फिर रीडर कहेंगे। क्या यहाँ पर भी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा? जाहिर सी बात है भाई, लिखने वाला व्यक्ति अपने बारे में बात कर सकता है, लिखने वाला व्यक्ति जिससे पत्र लिख रहा है या फिर जिससे कम्युनिकेट करने के लिए कोई चीज लिख रहा है उसके बारे में बात कर सकता है, और लिखने वाला व्यक्ति अपने और रीडर के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में भी बातें लिख सकता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में एक और पर्सन होगा, और वो पर्सन क्या होगा, वो पर्सन यहाँ पर नॉन पार्टिसिपेंट होगा। ठीक है, ना तो रीडर होगा ना तो राइटर होगा। तो ये जो नॉन पार्टिसिपेंट का पर्सन होगा इसको हम लोग अगेन क्या बोल देंगे, इसको हम लोग अगेन बोल देंगे थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन अभी भी हमारा यहाँ पे क्या होगा, नॉन पार्टिसिपेंट होगा इन कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में इसका किसी भी प्रकार का भागीदारी नहीं होगी, बस केवल ये है कि इसके बारे में बातचीत लिखी जाएगी। बातें आपको कंफर्म होती है? तो हम लोगों ने ये देखा कि साधारण तौर पर, नेचुरल तौर पर हम लोग जो दो प्रकार के कार्य करते हैं, एक प्रकार का कार्य है कन्वर्सेशन और दूसरे प्रकार का है कम्युनिकेशन। इन दोनों कार्यों को संपन्न करने के लिए तीन प्रकार के वर्गों के व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से फर्स्ट पर्सन में स्पीकर होते हैं या फिर राइटर होते हैं, सेकेंड पर्सन में लिसनर होते हैं या ऑडियंस होती है या रीडर होते हैं, और थर्ड पर्सन में नॉन पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन में भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन इनके बारे में वक्ता या फिर लेखक बातों को कहता है या फिर उनके बारे में बातों को लिखता है। तो जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं इनको पर्सन के लिए बनाया गया है, व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले नाउन के स्थान पर उपयोग करने के लिए बनाया गया है। तो अब आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस को कितने प्रकार के वर्गों में विभक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए बनाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि भाई पर्सनल प्रोनाउंस को तीन पर्सन के व्यक्तियों, तीन प्रकार के पर्सन्स के लिए बनाया गया है, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और इसके अतिरिक्त फर्स्ट पर्सन। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा पर्सनल प्रोनाउन का एक परिवार है, वो परिवार तीन प्रकार के समूहों में बटा हुआ है। कुछ लोग हैं फर्स्ट पर्सन,
कुछ लोग हैं सेकेंड पर्सन और कुछ लोग हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से लोग हैं? वे लोग हैं जो या तो वक्ता हैं किसी बात को बोलने वाले, या फिर लेखक हैं किसी बात को लिखने वाले। सेकेंड पर्सन में वे प्रोनाउंस हैं, वे पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो या तो सुनने वाले हैं या फिर वो क्या हैं, पढ़ने वाले हैं। और थर्ड पर्सन में वे सभी प्रोनाउंस हैं जो नॉन पार्टिसिपेंट इन एनी कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन है, लेकिन उनके बारे में बातचीत होनी या फिर उनके बारे में कुछ बातें लिखी जानी तय है। तो यहां तक हम लोगों ने ये सीखने की कोशिश की कि भाई पर्सनल प्रोनाउन को आप किस बेसिस पर अलग अलग पर्सन में डिवाइड करते हैं और उसका एक्चुअल में फंक्शनल आधार क्या है। तो हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउंस को एक्चुअल में कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन में यूज करने के लिए बनाया है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो किसी बातचीत में या फिर किसी संप्रेषण में जो विभिन्न वर्गों के व्यक्ति आते हैं, उन विभिन्न जो कार्य के आधार पर विभिन्न वर्गों के व्यक्ति आते हैं, उन विभिन्न वर्गों के व्यक्ति के लिए जो नाउन प्रयुक्त होते हैं, उनके जगह पर प्रयोग होने वाले प्रोनाउन को हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखते हैं। और पूरा का पूरा पर्सनल प्रोनाउन का परिवार 3 प्रकार के पर्सन्स में डिवाइडेड हुआ। पहला फर्स्ट पर्सन जिसके अंतर्गत स्पीकर और राइटर आए, दूसरा सेकंड पर्सन जिसके अंतर्गत लिसनर, ऑडियंस या फिर रीडर आए, और तीसरा थर्ड पर्सन जिसके अंतर्गत नॉन पार्टिसिपेंट कैंडिडेट्स आए, जिनके बारे में बातचीत होती है या फिर जिनके बारे में लिखा जा सकता है। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं जिनके बारे में लिखा जा सकता है या फिर जिनके बारे में बोला जा सकता है। ये लोग क्या है? नॉन पार्टिसिपेंट है। तो संभवतः यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कायदे से कि पर्सनल प्रोनाउंस को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में किस आधार पर डिवाइड किया गया। तो आज के इस सेशन के बाद में हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि भाई पर्सनल प्रोनाउंस में स्पीकर या राइटर के लिए कौन कौन से प्रोनाउन है, लिसनर, ऑडियंस या रीडर के लिए कौन कौन से प्रोनाउंस है, और नॉन पार्टिसिपेंट थर्ड पर्सन के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी नाउन है, उन सभी नाउन की जगह पर उपयोग होने वाले कितने प्रकार के पर्सनल प्रोनाउंस हमको इंग्लिश लैंग्वेज में दिए हैं और हम लोग उन्हें कैसे यूज करते हैं। तो आप इन सारी बातों को इत्मीनान से नोट करिए। ये डायग्राम वायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बनाइएगा, ठीक है। आप इसमें सुंदर सुंदर कलर डालिएगा, क्योंकि लॉकडाउन में आप बहुत ही खाली होंगे और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए आप कुछ न कुछ करते रहिए। तो मैं थोड़ी ही देर में आपके सामने फिर से उपस्थित होता हूँ। पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रकार के शब्द हैं, उन एक एक प्रकार के शब्दों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में उपयोगिता कैसे और कैसे उन्हें बेहतर तरीके से हम लोग उपयोग कर सकते हैं बिना किसी झिझक के इंग्लिश लैंग्वेज में। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा लेकर के फिर से उपस्थित होंगे।